फॉरेस्ट में बाय खुश है। फे उसे कहती है कि हिलो नहीं, तुम्हारी चेस्ट में एक स्वॉर्ड है और वो उसे निकाल कर बाय को हील कर देगी। बाय दर्द से चिल्लाने लगता है, लेकिन फे ने स्वॉर्ड को अभी हाथ भी नहीं लगाया। बाय कहता है कि वो नर्वस हो गया था और फे एकदम से उसकी चेस्ट से स्वॉर्ड निकालकर ब्लड को रोक देती है। फे कहती है कि वो वाला बाय कहाँ है जो बिना डरे लड़ रहा था, लेकिन बाय सो जाता है। फे ये देखकर ब्लश करने लगती है। हुयेन बाय की कल्टीवेशन देखकर इम्प्रेस होता है, क्योंकि कुछ ही महीने पहले वो सेकंड लेवल पर था। बाय सेक्टर के टॉप स्टूडेंट से भी ज्यादा तेज कल्टीवेट कर रहा है और इसने अनडाइंग स्किन भी प्रैक्टिस की है। बाय की कल्टीवेशन की कंडेंसेशन की 5वीं स्टेज पर है, लेकिन फिर भी बाय ने एक 8वें लेवल कल्टीवेटर को हराया है। बाय कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और वो बस लकी था। जब वो सब बात कर रहे होते हैं तो कोई फे पर एक एरो फेंकता है जो बाय खुद पर ले लेता है। उधर हैंग चेन्यू की बॉडी देखकर कहता है, आखिर ऐसा कौन है जिसने इसे फॉरबिडन टेक्निक यूज करने पर फोर्स किया। उसे समझ आ जाती है कि ये कोई आम बंदा नहीं है, लेकिन इससे वो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उधर फॉरेस्ट में लूशियन क्लैन के मेंबर्स बाय के ग्रुप का पीछा कर रहे होते हैं और इन्हें बेस पर पहुंचने में अभी और 3 दिन लग जाएंगे। हुयेन बाय को बार बार उनकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है और कहता है कि वो अब अगले जन्म में बाय का इस एहसान का बदला चुकाएगा। बाय कहता है कि तुम हिम्मत मत हारो, हमारे पास बहुत सारे एलिक्सर्स हैं। कुछ टाइम बाद हुयेन की हालत अभी भी ठीक नहीं होती और वो बाय और फे से कहता है कि वो उस पर और एलिक्सर वेस्ट ना करें। इन्हें पता है कि लूशियन क्लैन में बहुत सारे 6 और 7 की कंडेंसेशन के स्टूडेंट्स हैं और बाय उन सब से अकेले नहीं लड़ पाएगा। उन्हें लगता है कि बचने का चांस बहुत कम है। बाय केव के अंदर आने वाला रास्ता पत्थरों से बंद कर देता है। तब फे की बात सुनकर सब हैरान होते हैं कि लूशियन क्लैन में लीडर के अलावा एक और आदमी है जो की कंडेंसेशन की 9th स्टेज पर है और उसका नाम हैंग है। तब लूशियन क्लैन के एक मेंबर को वो केव मिल जाती है और वो इसका हैंग को बताने लगता है, लेकिन उससे पहले बाय इसे मार देता है। वो अभी भी सेव नहीं है। रेड क्लाउड्स को देखकर वो समझ जाते हैं कि ये हैंग का पावरफुल मॉन्स्टर पेट है जो तेजी से इधर ही आ रहा है। बाय कहता है हम इससे लड़ नहीं सकते और हमें भागना होगा, लेकिन फे और हुयेंग जाने से मना कर देते हैं क्योंकि ये दोनों बहुत इंजर हो गए हैं और इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी अब खत्म हो गई है। बाय के पास अभी भी काफी एनर्जी है और अगर बाय स्पिरिट सेक्टर को इन्फॉर्म कर देता है तो चांसेस हैं कि वो सब बच सकते हैं। बाय को पता है कि वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं ताकि बाय बचकर भाग जाए। बाय नहीं जाना चाहता, लेकिन वो इवल एनर्जी करीब आ रही है। फे कहती है कि अगर तुम नहीं गए तो मैं अपनी जान ले लूंगी। बाय फॉरेस्ट में भाग जाता है और फे कहती है कि कम से कम बाय जिंदा बच जाएगा। वो सोच रहे होते हैं कि वो लूशियन क्लैन को रोकेंगे जब तक बाय सेफ जगह पर नहीं पहुंच जाता। उधर बाय सबको बचाना चाहता है और एक क्लिफ के ऊपर चढ़कर चिल्लाता है, जिसमें दम है आओ। फे और हुयेन ये देखकर शॉक हो जाते हैं और बहुत सारे एनिमीज बाय के पीछे जाते हैं। फे बाय से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। उधर फॉरेस्ट में बाय भाग रहा होता है। हैंग बाय का चैलेंज एक्सेप्ट करता है और सब क्लैन मेंबर्स को उसके पीछे भेजता है। बाय को ठिकाने लगाने के बाद वो उसके दोस्तों के पीछे जाएंगे। बाय खुद से कहता है, मुझे बस कुछ घंटों के लिए लूशियन क्लैन का ध्यान भटकाना है ताकि फे और हुयेन भाग पाएं। एक के बाद एक लूशियन मेंबर इस पर अटैक कर रहा होता है। कोई तलवार तो कोई कुल्हाड़ी यूज कर रहा होता है, लेकिन बाय सबको हरा देता है। बाय को छुपना पड़ता है जब कोई तीर अंदाज इस पर तीर फेंकता है और वो सबसे कहते हैं कि मैं बाय को हिलने नहीं दूंगा, तुम सब उसके दोस्तों के पीछे जाओ। इससे बाय का प्लान खराब हो जाएगा, इसलिए बाय बाहर निकलकर एक और तीर खाता है और उस तीर अंदाज को मार देता है। कुछ आदमी हैंग को बताते हैं उन्हें बाय नहीं मिला, लेकिन उन्हें जंगल में बहुत सारे तीर मिले हैं जिन पर खून लगा था। इसका मतलब बाय बहुत इंजर हो गया है। उधर जंगल में बाय के लिए होश में रहना भी मुश्किल हो रहा है और सोचता है कि उसके दोस्त अब बच गए होंगे। तब बाय लूशियन क्लैन के कुछ आदमियों को बात करते हुए सुनता है। माउंटेन बॉर्डर के पास उन्हें ब्लड मिला है और बाय को समझ आ जाती है कि वो जल्द ही उसके दोस्तों तक पहुंच जाएंगे। बाय उनका ध्यान भटकाता है और फिर से सब क्लैन मेंबर्स बाय के पीछे भाग जाते हैं। फे कहती है कि हमें सुबह होने से पहले बॉर्डर के पास पहुंचना होगा। उधर बाय भी बहुत सारे एनिमीज को हरा देता है, लेकिन तब ट्रांसमीटर से उसे पता चलता है कि कुछ आदमियों ने उसके दोस्तों को ढूंढ लिया है। बाय आखिरी पल में आकर फे को एक एरो से बचाता है। बाय उनसे कहता है कि भागो और खुद बहुत सारे लूशियन क्लैन वालों से लड़ने वाला है जो की कंडेंसेशन के 6 लेवल पर हैं। ये एनिमी स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन बाय उन्हें भी हरा देता है। बाय चिल्लाता है वो अभी भी जिंदा है और अगर दम है तो इधर आओ। तब हैंग का पेट स्नेक बाय को पकड़ लेता है और हैंग बाय से कहता है तुम में दम है बच्चे। हैंग इम्प्रेस होता है कि बाय की कंडेंसेशन के 5th लेवल पर है, लेकिन उसने लूशियन क्लैन के दर्जनों 6 लेवल कल्टीवेटर्स को हराया और चेन्यू जो कि लेवल 7 पर था उसे भी हराया। बाय को हैंग पर गुस्सा आता है क्योंकि लूशियन क्लैन ने स्पिरिट सेक्टर को धोखा दिया है। हैंग का स्नेक अपनी ग्रिप टाइट करता है जिससे बाय का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। हैंग अपने स्नेक को कहता है बाय को खा लो। उधर फे हुयेन को लेकर फॉरेस्ट में माउंटेन बॉर्डर की तरफ जा रही होती है। इधर बाय अब उस स्नेक के पेट में है और इसकी आंखें बंद होने लगती हैं। तब बाय को इसके बचपन की एक याद आती है।
جب اس کی ماں نے اسے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ وہ خوشی خوشی اپنی زندگی جیے، تب بائی کی باڈی میں ایک پاور آ جاتی ہے اور وہ کی کنڈنسیشن کی نیکسٹ سٹیج پر چلا جاتا ہے۔ بائی سنیک کے پیٹ کو پھاڑ کر نکلتا ہے۔ ہینگ امپریس ہوتا ہے کہ بائی لیول 6 پر پہنچ گیا، لیکن کہتا ہے کہ بائی ابھی بھی اس سے نہیں جیت سکتا۔ وہ لڑنے لگتے ہیں اور ہینگ اپنی پاور دکھاتا ہے جب وہ بائی کی سورڈ کو توڑ دیتا ہے۔ بائی کا تھروٹ لاک موو بھی کام نہیں کرتا اور ہینگ بائی کا ہاتھ توڑ دیتا ہے۔ ادھر فورسٹ میں وہ ابھی بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہوئین کہتا ہے کہ وہ اور نہیں بھاگ سکتا۔ فے بتاتی ہے کہ وہ بیس کے بہت پاس ہیں جہاں سے وہ اسپرٹ سیکٹر کو میسج بھیج پائیں گے۔ ہوئین کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، تم جلدی سے جاؤ۔ ادھر ہینگ بائی کی ہیلنگ ابیلٹی سے امپریس ہوتا ہے جب بائی کا ہاتھ خود ہی ہیل ہونے لگتا ہے۔ ہینگ کہتا ہے کہ اگر بائی بھی لیول 8 پر ہوتا تو مزہ آتا۔ بائی کو بہت درد ہو رہا ہوتا ہے۔ بائی کہتا ہے کہ مجھے اپنے دوستوں کو بچانا ہوگا اور وہ کولڈرن کو سمن کر کر ہینگ پر پھینکتا ہے۔ بائی شوک ہوتا ہے کہ اس اٹیک سے ہینگ کو کچھ نہیں ہوا۔ ہینگ کہتا ہے کہ اس نے بائی کو کم سمجھا، لیکن اب وہ مان گیا ہے کہ بائی سٹرونگ ہے۔ ہینگ کہتا ہے کہ بائی کو خوش ہونا چاہیے کیونکہ وہ یہ موو دیکھ پا رہا ہے، اور جس نے بھی یہ موو دیکھا ہے اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہینگ ایک بڑی سی سورڈ کو سمن کرتا ہے اور اس کی باڈی بھی ٹرانسفارم ہو جاتی ہے۔ بائی ایک لیول 9 کے کلٹیویٹر کی پاور دیکھ کر امپریس ہوتا ہے۔ ہینگ اپنی سورڈ سے بائی پر اٹیک کرتا ہے، تب بائی اپنے برتن سے اس کا اٹیک روکتا ہے۔ میجک برتن بھی اسے روک نہیں پاتا اور اس اٹیک کی شوک ویو سے فے ایک کلف سے نیچے گر جاتی ہے اور اس کے ہاتھ سے ٹرانسمیٹر چھوٹ جاتا ہے۔ بائی اب ہیل بھی نہیں پا رہا اور ہینگ بتاتا ہے کہ وہ پہلے اس کے سامنے اس کے دوستوں کو مارے گا۔ بائی کہتا ہے میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا اور ہینگ کو لے کر ماؤنٹین سے نیچے جمپ کر دیتا ہے۔ فے بھی بہت انجر ہو جاتی ہے، لیکن وہ میسنجر مونومنٹ کے سامنے ہی ہے۔ فے رینگتے ہوئے اس مونومنٹ کی طرف جاتی ہے اور بائی سے کہتی ہے تھوڑی دیر اور رک جاؤ۔ ہینگ غصے میں بائی کو مارنے لگتا ہے اور فے مونومنٹ کے اور پاس جا رہی ہوتی ہے۔ بائی ہینگ سے کہتا ہے کہ تمہارے پنچز ایسے ہیں جیسے کوئی چھوٹا بچہ یہ پنچز مار رہا ہو۔ اس سے ہینگ کو غصہ آتا ہے اور وہ بائی کو ختم کرنے کے لیے اپنی پاورفل سورڈ سے اٹیک کرتا ہے۔ ہینگ شوک ہوتا ہے کہ بائی نے اس کی سورڈ کو پکڑ لیا ہے اور چھوڑ نہیں رہا۔ ادھر فے آخرکار اسپرٹ سیکٹر کو میسج بھیج دیتی ہے۔ ہینگ سورڈ باہر نکالتا ہے، لیکن بائی اسے نکالنے نہیں دیتا۔ بائی کہتا ہے اگر میں مروں گا تو تمہیں بھی ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تب بائی اس سورڈ کو اور اندر گھسا دیتا ہے اور ایک ہی پنچ سے ہینگ کی گردن میں ہول کر دیتا ہے۔ اب صبح ہونے لگتی ہے اور بائی خوش ہے کہ اس نے فے کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ادھر اسپرٹ سیکٹر کو میسج مل جاتا ہے فینگ مر گیا ہے اور ہوئین بہت زیادہ انجر ہے اور بائی ایک لیول 9 کلٹیویٹر سے لڑ رہا تھا اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ لا انفورسمنٹ ہیڈ ONG کو لوشین کلین کی بغاوت کا پتہ چلتا ہے۔ اسے بائی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اس نے پاورفل ہینگ کو روکے رکھا، لیکن یہ نہیں پتا کہ بائی زندہ ہے یا مر گیا۔ تب ایک بیل بجائی جاتی ہے اور ONG سب ڈسائپل کو آرڈر کرتا ہے کہ اپنے سارے کام اور ٹریننگ چھوڑ کر سیکٹر کے سینٹر میں جمع ہو۔ سب کو بتایا جاتا ہے کہ لوشین کلین بلڈ سیکٹر کے ساتھ مل گیا ہے اور بہت سارے معصوم لوگوں کی جان لی ہے، اور ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے اکیلے ہی اینمی کو روکا اور اپنے ٹیم میٹس کی جان بچائی، لیکن ابھی تک بائی کی کوئی خبر نہیں ہے۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ اب تمہاری باری ہے کہ ان معصوم لوگوں کی جان لینے والے راکشسوں کو ختم کرو۔ یہ سن کر سب جوش میں آ جاتے ہیں۔ ادھر ماؤنٹینز میں لوشین کلین کا لیڈر سوچتا ہے کہ ہینگ ابھی تک نہیں آیا۔ تب ان کا ریچول خراب ہو جاتا ہے جب وہ کیو ٹوٹنے لگتی ہے۔ باہر لیڈر بہت ساری فلائنگ شپس کو دیکھ کر شوک ہوتا ہے اور اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ اسپرٹ سیکٹر کی آرمی لوشین کلین کی بیس پر اپنا اٹیک سٹارٹ کرتی ہے۔ لیڈر ان کے اٹیک کو روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن اسپرٹ سیکٹر کی آرمی بہت پاورفل ہوتی ہے اور ایک ہی جھٹکے میں لوشین کلین ختم ہو جاتا ہے۔ چیف لی کو بتایا جاتا ہے کہ بائی اور فے ابھی تک نہیں ملے اور لی سب ڈسائپلز کو انہیں ڈھونڈنے کا کہتا ہے۔ مونومنٹ کے پاس 2 آدمیوں کو فے مل جاتی ہے، وہ اسے ہیل کر رہے ہوتے ہیں۔ فے بائی کو بچانے جاتی ہے، لیکن اس کی انجریز ابھی صحیح سے ہیل نہیں ہوئی۔ فے بائی کو ڈھونڈنا چاہتی ہے کیونکہ بائی نے سب کی جان بچائی ہے اور اسے بائی کی فکر ہو رہی ہوتی ہے۔ ادھر جنگل میں اسپرٹ سیکٹر کے لوگوں کو بائی کی بیٹل کے نشان ملتے ہیں۔ انہیں پتہ چلتا ہے کہ بائی نے بہت سارے لیول 7 کی کنڈنسیشن کے لوگوں سے فائٹ کی ہے۔ لی سوچتا ہے ایسا ٹاپ لیول ڈسائپلز بھی نہیں کر پاتے اور آخر بائی نے ان سے کیسے فائٹ کی ہوگی۔ تب انہیں بائی کا ایک کلو ملتا ہے اور لی وہاں جاتا ہے۔ لی دیکھتا ہے کہ انہیں خون سے رنگے ہوئے کپڑے کا ایک پیس ملتا ہے۔ لی کو یاد آتا ہے کہ جب اس نے یونفے سے کہا تھا یہ کپڑے بائی کو دے دو۔ ویسے تو بائی بہت شیطان ہے، لیکن لی کو وشواس ہے کہ بائی ایک دن اچھا کلٹیویٹر بن پائے گا۔ انہیں پیٹ پر ایک بلیڈ کا نشان ملتا ہے جو کہ ایک لیول 9 کی کلٹیویٹر کا ہے۔ لی کو بتایا جاتا ہے کہ بائی کا بچنا مشکل ہے اور لی دکھی ہوتا ہے کہ اس نے آنے میں دیر کر دی۔ تب فے آتی ہے اور سوچتی ہے اگر بائی کی باڈی نہیں ملی تو وہ زندہ ہوگا، لیکن جب انویسٹیگیٹر اس کو وہ کپڑا دکھاتا ہے تو وہ رونے لگتی ہے۔ لی دوسرے ڈسائپل سے کہتا ہے کہ اپنی سرچ جاری رکھو۔ ادھر اسپرٹ سیکٹر میں سیکٹر لیڈر یوان کو بتایا جاتا ہے بہت سرچ کرنے کے بعد بھی بائی کا نہیں پتا چلا۔ یوان بتاتا ہے کہ ہم نے ایک ہیرا کھو دیا ہے جس نے سیکٹر کے لیے اپنی لائف سیکریفائس کی ہے۔
अगर लूशियन क्लैन अपने इवल प्लान में कामयाब हो जाता तो स्पिरिट सेक्टर खतरे में पड़ जाता। बाय ने उन्हें रोके रखा, तभी उसके टीममेट सही समय पर स्पिरिट सेक्टर को बता पाए। स्पिरिट सेक्टर बाय की सेक्रीफाइस को कभी नहीं भूलेगा। कुछ टाइम बाद बाय का फ्यूनरल मनाया जाता है। बाय के सब दोस्त रो रहे होते हैं और जैंग बताता है हमें बाय को रिस्पेक्ट से अलविदा कहना चाहिए, लेकिन वो भी फिर रोने लगता है। वो स्पीच दे रहा होता है कि बाय कितना महान था। बाय ने बुराई के सामने घुटने नहीं टेके और उसकी वजह से अच्छाई की जीत हुई। मैं रोने लगती है और कहती है कि मेरा बाय मुझे वापस करो। बाय को लिन लुओ का डिसाइपल बनाया जाता है और इसे ओनर डिसाइपल का टाइटल दिया जाता है। ये टाइटल जब से स्पिरिट सेक्टर बना है सिर्फ 9 लोगों को मिला है और 10वां बाय है। बाय के लिए एक बेल बजाई जाती है। ली सोचता है कि ऐसा ना होता अगर मैं बाय को यहाँ ना लाता या फिर बाय पर ध्यान दिया होता। बाय के सारे साथियों को इनर सेक्टर डिसाइपल बना दिया जाता है, लेकिन फे ये टाइटल लेने से मना कर देती है। एल्डर हैरान होते हैं क्योंकि इनर सेक्टर डिसाइपल बनना सबका सपना होता है। लोग कहते हैं कि फे का दिमाग खराब हो गया है। लीडर युआन भी जानना चाहता है फे इनर डिसाइपल क्यों नहीं बनना चाहती। फे कहती है क्योंकि मेरी एक और रिक्वेस्ट है, मुझे डोंगलैंड सिटी में भेजा जाए। युआन बताता है कि वो सिटी लूशियन के बॉर्डर के पास है, जो बंजर और डेंजरस जगह है जहाँ कोई नहीं जाता। फे को अभी भी लगता है कि बाय जिंदा है, इसलिए वो वहाँ जाकर उसका वेट करना चाहती है। युआन फे की बात मान लेता है। सबके जाने के बाद फे बाय के टूम्बस्टोन को देखकर कहती है बाय भी चाहता होगा कि मैं ना जाऊं, लेकिन बाय ने अपनी जान पर खेलकर हम सबको बचाया है, मुझे जाना होगा। उधर बाय एक सपना देख रहा होता है कि वो स्पिरिट सेक्टर का हीरो बन गया है। तब बाय की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी बॉडी हील हो गई है। बाय सोचता है क्या मैं मर गया हूँ और क्या ये हेल है। तब वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। बाय उसे कहता है कि वो उसे माफ कर दे, वो गलती से इस केव में आ गया। बाय खुश है कि वो सेफ है और अपने दोस्तों के पास भागता है, लेकिन एक बैरियर से टकराता है। वो आदमी कहता है ये एक एंशिएंट बैरियर है, तुमने अनडाइंग मेथड प्रैक्टिस किया है, फिर भी तुम इसे तोड़ नहीं पाओगे। बाय हैरान होता है कि इस आदमी को पता है कि मैं अनडाइंग स्किन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो बूढ़ा आदमी एक्सप्लेन करता है जितना बाय इंजर हो गया था, अगर अनडाइंग पावर ना होती तो वो कब का मर गया होता। अनडाइंग पावर ना चाहते हुए भी आसपास की नेचर एसेंस को एब्जॉर्ब करके बॉडी को हील कर देती है। वो आदमी बाय को एक पिल देता है जो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर करेगी। वो आदमी बताता है कि मैं 15 दिन के बाद इस केव में वापस आऊंगा। बाय कहता है कि ये कितना अजीब है। वो आदमी चाहता है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ रिकवर करूं, लेकिन ये नहीं चाहता कि मैं केव से बाहर जाऊं। बाय सोचता है कहीं वो मुझे खिलाफ लाकर मोटा कर रहा है ताकि बाद में मेरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाए। बाय कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा, और अपने मैजिकल बर्तन की हेल्प से उस पिल की एनर्जी को इंक्रीज करता है। वो अपनी स्किन को आयरन से ब्रॉन्ज बनाने के लिए ट्रेनिंग करता है, लेकिन ये ट्रेनिंग हमेशा की तरह बहुत पेनफुल होती है। बाय आखिरकार ब्रॉन्ज स्किन कर लेता है। बाय फिर से ब्रेक थ्रू करने लगता है और फिर सिल्वर स्किन कर लेता है। वो बूढ़ा आदमी भी बाय की प्रोग्रेस से इम्प्रेस होता है। बाय इतने कम समय में इतना आगे बढ़ गया है। बाय उस आदमी से माफी मांगता है क्योंकि उसने उस पर शक किया। सिर्फ उस बूढ़े आदमी की वजह से वो सिल्वर स्किन कर पाया। बूढ़ा आदमी कहता है कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है और ये बाय की अपनी मेहनत है। अनडाइंग स्किन पावरफुल तो है, लेकिन इसे प्रैक्टिस करना बहुत टफ है। सिर्फ वही लोग इसे पूरी तरह मास्टर कर सकते हैं जो दोनों स्क्रोल्स को मास्टर करें। वो आदमी बाय से कहता है कि वो किसी को ना बताए कि वो मेरे से मिला, और जाते हुए उसे मिसिंग अनडाइंग स्क्रोल देता है, जिससे बाय इस टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर पाएगा। उधर डोंगलांग सिटी में एक आदमी फे को बताता है कि फे का लीडर गुस्से में है क्योंकि फे ने 6 महीने से इस सिटी की रिपोर्ट नहीं भेजी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। फे को फर्क नहीं पड़ता, वो बस बाय को ढूंढना चाहती है। सिटी में एक बैगर को दुकानदार बुरा भला कह रहा होता है क्योंकि वो पैसे दिए बिना खाना उठा रहा था। फे कहती है इसे थोड़ा खाना दे दो। फे भिखारी की आवाज सुनकर शौक हो जाती है जब वो उसे थैंक्स कहता है क्योंकि वो कभी भी इस आवाज को नहीं भूल सकती। पास कुछ लोग उस बैगर की इंसल्ट कर रहे होते हैं। फे उस तरफ भागती है और उसका नाम लेती है। ये बैगर बाय होता है और इसे देखकर फे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात को फे बाय को नए कपड़े और खाना देती है। वो बाय को बताती है कि मैं तुम्हें 6 महीने से ढूंढ रही हूँ और सेक्टर में भी सब दुखी हैं। बाय बताता है कि उसका ट्रांसमीटर गुम हो गया था और मुझे भी तुम सबकी फिक्र हो रही थी, लेकिन बाय को ये समझ नहीं आ रही कि फे इस सिटी में क्या कर रही है। तब फे उसे हिम्मत कर बताती है कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। फे बाय को बताती है कि तुम्हारे अलावा मैं सिर्फ अपने पापा के क्लोज हूँ। बाय कहता है कि तुम घबराओ नहीं, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं आ जाऊंगा। फे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाय बताता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ। फे कहती है कि मुझे जाना होगा, लेकिन बाय उसका हाथ पकड़ लेता है और उस पर सर रखकर सो जाता है। सुबह जब बाय की आंख खुलती है तो उसे लगता है कि वो कोई सपना देख रहा था। फे चली गई है और बाय को लगता है कि वह सेक्टर वापस चली गई होगी। उधर सेक्टर में सब बाय को एक हीरो की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। सबको बताया जाता है कि स्पिरिट सेक्टर बाय की सेक्रीफाइस को कभी नहीं भूलेगा और इसका स्टैचू लगाया जाता है।